मैं अनुराग आर्या, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली। और जो नए कानून अभी लागू हुए हैं उसके बारे में हम लोगों की भी ट्रेनिंग चल रही है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हम लोग भी सीख रहे हैं। ये एसपी ट्रैफिक साहब हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, ज्ञानी आदमी ये हैं। इनको लगभग मैं अभी संपादक से कह रहा था कि इनको धाराएं याद हो गई हैं। जैसे हम लोग कहते थे कि भाई 302 में चला गया, 307 में चला गया, तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि 103 में चला गया, 109 में चला गया। तो ये उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि इनको अच्छा ज्ञान हो चुका है। हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत चर्निंग है इस चीज़ को लेके कि किस तरीके से, जैसे 30 तारीख से पहले का अगर अपराध हुआ है, घटना अगर 30 जून से पहले की है और वो मुकदमा आदमी लिखवा रहा है 1 जुलाई के बाद, तो वो पुरानी धाराओं में लिखा जाएगा, क्योंकि घटना जो कानून लागू हुआ है वो 1 जुलाई से हुआ है। तो ये शुरू में बहुत कन्फ्यूजन था कि पुरानी धाराओं में मुकदमा क्यों लिखा जा रहा है। वो इसलिए लिखा जा रहा है कि घटना 30 जून से पहले की है, और कोई भी कानून रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होता है कि पीछे की दिनांक से लागू हो जाए। तो जो 1 तारीख के बाद की घटना है और 1 तारीख के बाद ही मुकदमा लिखा जा रहा है, उसमें नए धाराओं में एफआईआर पंजीकृत हो रही है। यही चीज़ें हैं फिर ट्रायल तक। अब क्योंकि ये एक धारा लगना तो एक बात है, लेकिन सीआरपीसी के अंतर्गत जो उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया होगी या जो चार्जशीट की सीओ के माध्यम से कोर्ट में जाने की प्रक्रिया होगी और फिर कोर्ट में ट्रायल की प्रक्रिया होगी, तो अगर इस तरह का कोई केस है जो ब्रिज की तरह काम कर रहा है कि 30 से पहले का घटना और उसके बाद का है, तो वो ट्रायल तक सेम चीज़ रहेगी। और जो नए कानून में एफआईआर दर्ज हो रही है वो फिर नए सीआरपीसी के हिसाब से और नए एविडेंस एक्ट के हिसाब से उसका पूरा ट्रायल कंप्लीट होगा। तो जो मेन चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, वो सबसे चैलेंजिंग चीज़ इस टाइम पे है, गिरफ्तारी के टाइम पे जो वीडियोग्राफी की जानी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब पुलिस की वर्किंग में होते हैं और आप गिरफ्तारी करते हैं, तो गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ऐसी पोजीशन में गिरते पड़ते भी लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती है। आप स्पेशली जब बरामदगी के दौरान वीडियोग्राफी की जानी है, तो ये पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। कई बार पुलिस के ऊपर आरोप लगता है कि फर्जी बरामदगी कर दी गई, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो वीडियोग्राफी होगी तो कम से कम वो एक बहुत अच्छा सबूत रहेगा कोर्ट के सामने पेश करने के लिए। वीडियोग्राफी तुम रहने दो, कर लेंगे, वो तो अपना कर लेंगे, कोर्ट के सामने पेश करने के लिए कि हाँ भाई, जो बरामदगी जिस टाइम दिखाई गई है, जहाँ दिखाई गई है वहीं बरामदगी हुई है, उसी टाइम पे बरामदगी हुई है, और इसमें पुलिस ने कुछ हैंकी पैंकी या इस तरह का कुछ नहीं किया है। वो एक इम्पॉर्टेंट, कुछ इसमें नए कानून है। हालांकि मुझे लगता है कि जैसे जो पुराना आईपीसी था उसमें इतना स्कोप दिया गया था कि कोई भी क्राइम जो हो रहा है आज की डेट में, मान लिया आईटी एक्ट का क्राइम है, जो पहले उस टाइम पे तो बिल्कुल था ही नहीं, कुछ कोई आईटी का मतलब ही नहीं था। लेकिन हम आईटी एक्ट जब इम्प्लीमेंट करते हैं, लगाते हैं, तो आईटी एक्ट के साथ आईपीसी की भी कोई ना कोई सी धारा लग जाती है। लेकिन एक तो क्योंकि बहुत वॉल्यूमिनस था, बहुत बल्कि था, बहुत सारी धाराएँ थी जो ऑब्सोलीट हो चुकी थी, तो उसको थोड़ा सा कंसाइज किया गया है। और कुछ नए क्राइम, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, शॉप लिफ्टिंग का क्राइम इंक्लूड किया गया है, जो अक्सर व्यापारियों के साथ हो जाता है कि भाई दुकानदार है, उनकी दुकान पे कोई गया और बिना पैसे दिए हुए सामान ले आया। अब इसको टेक्निकली बात करें तो ना ये लूट है ना चोरी है। पुलिस पहले इसको चोरी में लिखती थी कि बिना किसी की अनुमति के उसका कोई सामान लेके चले जाना, लेकिन टेक्निकली ये मामला गलत है, क्योंकि वो दुकानदार अगर मोबाइल दिखा रहा है तो अपनी अनुमति से दिखा रहा है कि देख लो मोबाइल, और कोई आदमी उसको लेके चला गया तो कभी 406 में, कभी 379 में, यही सब कन्फ्यूजन रहते थे। लेकिन अब शॉप लिफ्टिंग एक अलग से अपराध हो गया है, तो ये व्यापारियों के लिए बहुत राहत की नाम इसका शॉप लिफ्टिंग दिया है, शॉप लिफ्टिंग के नाम से ही क्राइम उसको दिया गया। इसी तरीके से जो स्नैचिंग को लेके पहले बहुत कन्फ्यूजन था कि 356 है, 382 है, 392 है। लूट है कि आप किसी को थ्रेटन करके, हर्ट के लिए या डेथ का थ्रेटन करके उसकी कोई प्रॉपर्टी उससे एक्सटॉर्ट कर लेते हो। अगर कोई महिला बात करती हुई जा रही है और उसका मोबाइल, बात करते हुए जा रही है, मोटरसाइकिल से आए, पीछे से उसका मोबाइल छीन के ले गए, तो उसमें थ्रेट तो कोई किया नहीं, धमकी नहीं दी। कोर्ट में जब ये मामले जाते थे तो पॉइंट ये फंसता था कि इसने धमकी कब दी। ये तो आया मोटरसाइकिल से और उसके हाथ से मोबाइल निकाल के चला गया। तो अगर टेक्निकली देखो तो कोर्ट कहता था उसको कि ये तो चोरी का मामला हुआ कि बिना परमिशन के उसका मोबाइल ले लिया। हम लोग उसको लूट में लिखते थे, क्योंकि गंभीरता बहुत है इस चीज़ की। महिला कोई जा रही है, चाहे वो मोबाइल छोटा मोबाइल भी है, लेकिन उसका कानून पे, इस पूरे सिस्टम पे विश्वास हिल जाता है अगर उसके हाथ से मोबाइल छिन जाता है तो अब उसको भी एक स्नैचिंग को एक अलग क्राइम करते हुए और अलग क्राइम के रूप में डिफ़ाइन करते हुए, उसकी अलग सज़ा डिफ़ाइन करते हुए शामिल किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं नई नई। पहले सेडिशन का जो अपराध था, राजद्रोह वाला अपराध था, उसको थोड़ा सा रिफ़ाइन किया गया है। उसको टिपिकल जो
अगर कोई देश विरोधी तत्व है उसको जिस तरह का आज की डेट में लोग यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए, और जिस मंशा के साथ ये पहले बनाया गया होगा कि रूल्ड एंड द रूलर, कि जिसको राज करना है और जिनके ऊपर राज करना है, उस चीज़ को ना देखते हुए एक्चुअल ऐसे तत्व उसकी पकड़ में आए जो लोग एक्चुअल में कुछ ऐसी बात करते हैं। सोशल मीडिया को लेके भी अब इस पर ट्रैफिक साहब आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया को लेके भी काफ़ी चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मुझे लगता है कि जो एकदम ब्रांड न्यू है इस उसमें, और जिसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट, वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट होगा। जैसे आप लोग सब लोग रिपोर्टिंग के फील्ड में हैं, मोबाइल वाला जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था वो गुमशुदगी में बहुत जाता है। जैसे पुलिस में गुमशुदगी का कॉलम भी होता है कि मेरा आधार कार्ड गुम हो गया तो लिख दिया, मोबाइल महिला का छिन गया तो गुमशुदगी लिख के उसकी और सर्विलांस पे लगा दिया कि भाई ट्रेस हो जाएगा। तो अब पुलिस के पास एक ऑप्शन है कि हम स्नैचिंग को स्नैचिंग के अपराध में दर्ज करें। तो बहुत सारे जो ये, और जितना ज़्यादा एफआईआर दर्ज होंगे, जितना आप मतलब इस चीज़ से आप लोग सब सहमत भी हैं, और पुलिस को बहुत बार इस चीज़ के लिए सही क्रिटिसाइज़ करते हैं कि एफआईआर ना लिखने की टेंडेंसी। अगर हम एफआईआर लिख दें तो अपराध धीरे धीरे अपने आप कम होता है। तो सही रिपोर्टिंग हो जाए, मतलब सही रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम, और उसके बाद उसको सही खोल लिया जाए तो अपराध होने की टेंडेंसी, अपराधियों के अंदर भी अपराध करने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम होती है। तो इस आईपीसी से ये भी फ़ायदा होगा कि रिपोर्टिंग करना पुलिस के लिए आसान हो जाएगा। और जो इसमें मतलब पुरानी सीआरपीसी का जो सेक्शन 154 था, जो कहता था कि कोई भी ऑफेंस अगर अपराध करता है तो थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है एफआईआर दर्ज करने की। उसमें बहुत बार लोग उसको काउंटर भी करते थे कि भाई बहुत से लोग किसी के ऊपर फर्जी आरोप लगा के एफआईआर लिखवा देते हैं, लेकिन 10 ऐसे केसेस हो सकते हैं, 100 जेन्युइन केस हो सकते हैं। वो 100 जेन्युइन केस को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक जो ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये बहुत ही बढ़िया दिया गया है। क्योंकि पहले आदमी जहाँ अपने गांव में रह रहा था वो रह रहा था, कई कई साल तक गांव से हो सकता है बाहर ना जाता हो। आज की डेट में आदमी चलता है श्रीनगर से दिल्ली होते हुए पटना पहुंच जाता है, पटना होते हुए कलकत्ता पहुंच जाता है। अब वो कलकत्ता अगर पहुंच गया और उसको पता चलता है कि उसके बैग से उसके जेवर गायब हो गए, तब वो घटनास्थल ढूंढते हुए, पुराने व्यवस्था के हिसाब से वो घटनास्थल ढूंढते हुए फिरता कि मैं घटना कहाँ दर्ज करूँ। और उसको हर जगह फिर वो कि भाई उसको भी नहीं पता कि कब चोरी हुई, मतलब ट्रेन में बैठा है तो किस जगह पे पैसे चोरी हुए उसको पता भी नहीं है, तो घटनास्थल फिक्स भी नहीं हो सकता। ज़ीरो एफआईआर में यह है कि वो कहीं से भी एफआईआर करेगा, एफआईआर हैज़ टू बी रजिस्टर्ड, वो दर्ज होगी ही होगी। जैसे अभी EFIR का है कि अगर अज्ञात के विरुद्ध आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो ऑनलाइन एफआईआर करा सकते हैं, EFIR करा सकते हैं। ज़ीरो एफआईआर में बहुत अच्छी चीज़ दे दी गई है कि आप कहीं से भी घटनास्थल के रेस्पेक्टिव, ये महिलाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि महिला की शादी हुई है बरेली में, मायका हो सकता है पीलीभीत में हो, और अगर वो ससुराल से परेशान है, ससुराल में परेशान किया गया है, वो वहाँ भी जाती है, एफआईआर कराने की कोशिश करती है, यहाँ भी एफआईआर कराने की कोशिश करती है। एफआईआर हो जाए बहुत अच्छी बात है। हो सकता है उसको कहा जाए कि भाई तुम ससुराल में घटना हुई है, ससुराल में जाओ, यहाँ से कहा जाए मायके में जाओ, वहाँ रहती हो। अब वो सब उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो एफआईआर दर्ज कराएगी और उसके बाद वो एफआईआर जहाँ घटनास्थल होगा वहाँ ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएगी और वहाँ उसकी इन्वेस्टिगेशन टेकअप होगी। तो एक जो बहुत बड़ा प्रोसेस था, बहुत बड़ा स्ट्रगल था लोगों के लिए, उसको एक ही स्ट्रोक में ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरीके से एक जांच का भी इसमें प्रावधान दिया गया है। ये बहुत क्रूशल हो जाता है इस चीज़ को लेकर कि बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत लोग कानून का मिसयूज़ करके झूठी एफआईआर दर्ज कराते हैं। तो संभवतः 14 दिन का टाइम है। हाँ जी सर, इसमें 14 दिन का टाइम जाँच है, वो प्रारंभिक जाँच के लिए 14 दिन का टाइम इंक्वायरी के लिए दिया गया है कि पुलिस उसकी इंक्वायरी कर सकती है किसी भी केस की, और उसकी मॉनिटरिंग भी हम लोगों ने करनी शुरू कर दी है कि अगर हम, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एप्लीकेशनें तो बहुत तरह की आती हैं। हम लोग देखते हैं कि मतलब छोटा सा अपना उसका मेड का झगड़ा है और उसमें बहुत सारे आरोप लगाते हुए एप्लीकेशन दे दी जाती है। कई बार ये बहुत ऐसा भी लगता है कि अगर हम तुरंत उस पर एफआईआर कर दें तो उस पक्ष के साथ इनजस्टिस है जिसके ऊपर वो एफआईआर हो रही है, क्योंकि झगड़ा सिर्फ मेड तक सीमित है और उसमें कई तरह के एलिगेशन लगा के बहुत सारी एफआईआर, लेकिन वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी थी कानून की कि आपको एफआईआर दर्ज करनी है। तो अब हमारे पास एक स्कोप है इंक्वायरी करने का, तो कम से कम हम ये इंक्वायर कर सकें कि सही बात क्या थी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये क्लियर हो जाए कि इनका मूल रूप से झगड़ा किस चीज़ का है और घटना उस दिन क्या हुई थी, ना कि ये कि पहले ही उससे आदमी जो करता था कि भाई मेरा तो मुकदमा इन धाराओं में ही लिखा जाए।
तो एक पुलिस के पास बहुत अच्छा स्कोप हो गया है हमारे पास ये इंक्वायरी करने का कि क्या सही बात थी क्या नहीं थी। ये कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में थी। आप इस पर धन्यवाद सर। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे जीएम सर, प्रधान संपादक महोदय और अमर उजाला परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों के बीच हम लोग ये अपनी बातें रख रहे हैं। हमको आपको भी बताना है, पब्लिक को भी बताना है, जैसा कि नए कानूनों के विषय में आदेश प्राप्त हुए हैं कि जहाँ कहीं भी किसी को भी कन्फ्यूजन है तो उसको बताना है, और अगर किसी को नहीं जानकारी है तो वो भी बताना हमको। तो चूँकि हम लोग ये अपने विभाग को ट्रेनिंग दे रहे थे, तो ट्रेनिंग देते देते थोड़ा सा जानकारी हो गई है, वही मैं आपसे शेयर करूँगा। 3 कानून बने हैं नए। तीनों कानून के नाम जो हैं, एक का नाम है भारतीय न्याय संहिता BNS जो IPC को रिप्लेस कर रही है, और दूसरा है BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो है ये BNSS 2023 ये CRPC को रिप्लेस कर रही है, और तीसरा है BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर रही है। अब ये तीनों नाम इनके BSA, BNSS, BNS ही हैं। अब वो इंडियन ऐसा कोई शब्द नहीं है, तो इन्हीं नामों से हम बुलाएंगे। जब भी बात करते हैं तो BNS IPC के लिए, IPC की जगह BNSS CRPC की जगह, और BSA साक्ष्य अधिनियम ये हो गया। 1 जुलाई से, जैसा सर ने बताया, 1 जुलाई से आगे के मामलों के लिए हमारी जो BNSS और BSA पूरी तरह से लागू है। CRPC और एविडेंस एक्ट पूरी तरह ख़त्म हो गए। 1 जुलाई से पहले के जो अपराध हैं, अगर वो किसी तरह का अपराध हुआ है तो उसमें जो IPC की धाराएं थी उनमें अपराध दर्ज होगा, प्रक्रिया BNSS वाली रहेगी। और 1 जुलाई के बाद के जो अपराध हैं वो BNS में दर्ज होंगे और BNSS की प्रक्रिया। ये तो ये रहा। अब हम इन कानूनों की जो उसमें जाते हैं, आत्मा में क्या है, आखिर इनका बेसिक ये उद्देश्य क्या है इस कानून का। तो आप चाहे BNSS को पढ़ें, चाहे BNS को या BSA को, बहुत स्मूथ किया गया हर चीज़ को। जहाँ भी कोई भी प्रोसीजरल हर्डल था, रिडल थी, उसको सॉल्व कर दिया गया। जैसे पुलिस काम करते करते एक ऐसा पॉइंट आता था कि जहाँ पर अव्यवहारिक अप्रोच से काम कर जाती थी, उसको भी कानून में ऐड कर दिया गया है। और जहाँ पर ऐसा लगता था कि पुलिस बेलगाम होकर काम कर रही है, तो वहाँ भी पुलिस को बांध दिया गया है। और ऐसा भी लगता था जहाँ पे जुडिशियल डिले कुछ ज़्यादा हो रहा है, उनको भी टाइमली कर दिया गया। तो एक तरह से ये कहा जाए कि ये कुछ ज़्यादा ये हमारे जो लोकतांत्रिक जो गणराज्य हमारा, उसमें ये नागरिकों के लिए ज़्यादा तरह समर्पित कानून है। तो ये पूरा दूसरी चीज़ ये है कि वर्तमान परिस्थितियों में देखा गया कि समस्याएं क्या हैं। पहले उस समय जब वो IPC बनी थी तो वो राज्य के विरुद्ध अपराध एक मतलब उसको प्रायोरिटी दी गई थी, जो हमारा राज कायम करने में जो व्यवधान डालेगा उसे हम दंडित करेंगे। पर आज की परिस्थितियों में वो सब चीज़ें दूसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। अब प्रायोरिटी क्या है, महिलाओं और बच्चों का। तो इस पूरे कानून में पहली प्रायोरिटी अपराधों की जो है, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हैं उसको प्राथमिकता से दिया गया, सबसे पहले दिए गए। BNS में एक चीज़ और इन कानूनों में ख़ास बात यह है कि इसमें पीड़ित को परिभाषित कर दिया गया है। जैसे 2013 का जो एक बना था, जो घटना हुई 12/13 में दिल्ली वाली, तो उसके बाद विक्टिम वाली बात आई, विक्टिमोलॉजी शुरू हुई, और उसके बाद फिर ये हुआ कि नहीं, पीड़ित को भी प्राथमिकता दी जाए, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, ये सारी बातें आई। पर इस कानून में पहली बार पीड़ित को परिभाषित किया गया। धारा 2 आई BNSS में, वो ये कहता है पीड़ित वो व्यक्ति है जिसके साथ अपराध हुआ हो, अपराध से जिसे कोई चोट चपेट आई हो या कोई नुकसान हुआ हो। और पीड़ित वो अकेला नहीं है, उसके लीगल हियर है, जो उसके विधिक उत्तराधिकारी हैं वो हैं, और या उसके गार्जियन भी हैं। ये मतलब पूरा परिवार इंक्लूड है। अगर किसी एक व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है तो ऑलमोस्ट उसका पूरा फैमिली पीड़ित किसी मतलब हम लोग जब कभी किसी वादी के साथ डील कर रहे होंगे तो हमको पूरे उसके परिवार का ख्याल रख के कार्रवाई करनी। एक तो ये पॉइंट, एक बहुत मेजर आमूल-चूल परिवर्तन हो गया पूरे कानून में, जैसे पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम की जो है व्यवस्था ही बदल दी है। और अभी लोगों को इसका आइडिया नहीं लग रहा कितना ये बड़ा परिवर्तन हो गया है, पर देर सवेर हमारे सामने आएगा। प्रॉपर्टी की डिफिनीशन, जो मूवेबल प्रॉपर्टी की डिफिनीशन पूरी तरह से बदल गई है। पहले मूवेबल प्रॉपर्टी टेंजिबल प्रॉपर्टी थी, कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो अर्थ से अटैच ना हो, वो टेंजिबल हो। टेंजिबल का मतलब ये हो कि उसको टच एंड फील कर सकते हो, ऐसी प्रॉपर्टी जो आप ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हो। तो डेटा जैसे था, साइबर स्पेस में डेटा को प्रॉपर्टी के
परिधि में नहीं लिया गया था, क्योंकि इंटेंजिबल था डेटा, उसको हम टच फील नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही थी। तो अब क्या किया उन्होंने, ये जो धारा 221 BNS में इसको प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन नॉट अटैच टू अर्थ आर मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसमें डेटा मतलब साइबर स्पेस में भी जो चीज़ है जिसकी कुछ भी वैल्यू है वो भी डेटा मतलब प्रॉपर्टी में आ गया। तो जैसे अभी हम लोग कहते थे ना कितना पैसा है, कितना ज्वेलरी है अचल संपत्ति में, तो अब आपसे कल के दिन ये भी पूछा था आपके पास कितना टेराबाइट डाटा है। अभी ये जो बिटकॉइन थी हमारी क्रिप्टो करेंसी थी, तो इसको हमारे साथ बड़ी वो थी, RBI इसको उसका करेंसी का दर्जा नहीं दे पा रहा था। क्यों नहीं दे पा रहा था? क्योंकि हमारा ये जो IPC आड़े आ रहा था, उसी परिभाषा में इंक्लूड हो रहा। अब जो है, अब हमारी कोई भी क्रिप्टो करेंसी को भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू मूवेबल प्रॉपर्टी में आ गया है। एक ये बहुत मेजर चेंजेज आया है। और उससे अभी क्या, जैसे पहले क्या था, कोई बैंक के अंदर गया, पैसे लेके आ गया, 4 आदमी गए बैंक को लूट के चले गए, तो लूट की धारा थी। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति जाए, 4 आदमी जाए, बैंक मैनेजर के पास बैठे हुए कॉफ़ी पिए और उसको कन्फाइन करके गन पॉइंट पे उसे कहे इतना पैसा हमारे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो, बाकी आराम से चाय पीते हुए निकल जाएं बाहर। तो यही कुछ हुआ ही नहीं, पर वो सारा तो ये अब ये भी इस धाराओं में, लूट की धाराओं में, डकैती की धाराओं में आराम से आ जाएगा, क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी के डिफिनेशन में आ गया है। ये एक मेजर चेंजेज आए हैं और देर सबेर हम लोग इसमें आगे और अच्छे परफॉर्मेंस देंगे। तो ये बात आ गई। दूसरी जो एक और बहुत बड़ी बात आई कि चाइल्ड को डिफाइन कर दिया गया। अब देश में 4 ही तरह के लोग हैं। चाइल्ड का मतलब है कि जो भी 18 साल से कम है इस धरती में, वो सारे बच्चे हैं, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की, चाहे ट्रांसजेंडर। तो हमारे देश का रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो चाइल्ड है, उसको डिफाइन कर दिया है। हालांकि पॉक्सो एक्ट में, JJ एक्ट में पहले से डिफाइन था, पर IPC में नहीं था, उसको डिफाइन किया। दूसरा एक चीज़ और कर दिया 63 में BNS में, उन्होंने कहा कि अब देश में किसी भी बालिका जिसकी उम्र 18 वर्ष से 1 भी दिन कम है, उसकी शादी नहीं हो सकती। मतलब किसी की भी पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो सकती। उन्होंने वाइफ की एज फाइनलाइज कर दी। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। पहले 16 साल तक मान लेते थे कि वाइफ 16 साल की हो सकती है, बट अब 18 मतलब एकदम बेस पॉइंट हो गया कि 18 से नीचे पत्नी नहीं हो सकती। अगर है तो जो शादी करेगा वो चाइल्ड टार्चर का अपराधी है, वो 75 JJ एक्ट का अपराध है, चाइल्ड मैरिज का। और अगर जिसने जो शादी करी है वो अगर उसके साथ संबंधों में आ रहा है तो फिर ये पॉक्सो एक्ट और रेप का मुलजिम है। ये तो सीधी सी बात है कि 18 साल से कम उम्र की किसी भी बालिका की इस देश में शादी नहीं हो सकती है। और शादी हो गई है तो पत्नी के बतौर रख भी नहीं सकता कोई। अगर रख रहा है, अगर पति पत्नी की तरह पेश आ रहे हैं, तो ही इज़ द मुलजिम, इसका पॉक्सो का अपराधी होगा। 364 एक और 3/4 पॉक्सो एक्ट। तो ये एक मेजर इसको रिवॉल्यूशनरी चेंजेज हैं। अब उसमें ये बच्चों के मामले में जो एज का जो कंसेप्ट था, एज को उन्होंने JJ एक्ट में जो था धारा 94 में एज की डिफिनीशन थी, उसको एज इट इज एक्सेप्ट किया है कि हम एज के लिए जो हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है उसको हम एज सर्टिफिकेट की हैसियत देते हैं। वे 4 बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, नाम आपका क्या है, आपकी माताजी का नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये 4 बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आप सेक्शन 94 JJ एक्ट में स्पष्ट कहता है कि यही आपकी एज होगी। उसके अलावा वो अगर हाई स्कूल नहीं पास है तो लास्ट स्कूल अटेंडेड या नगर निगम के सर्टिफिकेट या जिला पंचायत सर्टिफिकेट बाद में प्रियॉरिटी है। बट हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में सब लोग कम से कम अगर 10 पास हो जाते हैं तो 10वीं का सर्टिफिकेट वही एज सर्टिफिकेट हो, वही माना जाएगा। एज के लिए किसी भी प्रकार का मेडिकल एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट। तो ये एज का कंसेप्ट, ये जो मतलब डिफिनीशन वाइज रिवॉल्यूशनरी चेंजेज आए हैं और इनसे देर सवेर बड़ा मतलब आप सबको पता चलेगा कि अच्छा काम हो रहा है। इसमें एक चीज़ और है कि बच्चों के मामले में जो सेक्शन 34 JJ एक्ट में व्यवस्था थी कि बच्चों के विरुद्ध कोई भी अपराध लिखे हुए तो उसको कहीं उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ जो भी अपराध है, तो जैसे होता है क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं क्रिएट होगी, पासपोर्ट या नौकरी लग जा रही तो उनको उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री में नहीं लिया जाएगा। तो ये चीज़ को IPC में एक तरह से मतलब उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो अब वो BNS में तो अब वो कोई रिडल या कोई किसी तरह का कन्फ्लिक्ट JJ एक्ट के साथ, जैसे JJ एक्ट और IPC कन्फ्लिक्ट करती थी, अब वो JJ एक्ट और BNS कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं।
जे एक्ट का इसलिए बता रहा हूँ कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों का जो मामला है, अगर उनके द्वारा कोई अपराध हुआ है या वो पीड़ित है तो वो जे एक्ट की ही प्रोसीजर लागू होगी। वो अभी तक लागू है, उसमें BNSS नहीं लगता है न या CRPC नहीं लगती है, उसमें जे एक्ट में प्रोसीजर उसका अलग है। बहरहाल तो ये इतना हो गया। अब हम जो महिलाओं वाले और जो बच्चों वाले अपराध देखते हैं उसमें एक और मेजर बड़ा अपराध है। महिलाओं के बाकी अपराध तो करीब करीब उसी तरह से हैं, जैसे जो सेक्सुअल हरासमेंट का है, सेक्सुअल असाल्ट का है, सेक्सुअल रेप्स का है, ये तो अपराध उसी तरह के हैं। थोड़ा सा डिफिनीशन चेंज हुई है। एक मेजर चेंजेज और आया है कि वो सेक्शन 100 IPC में था कि अगर कोई आपके बेटी बहन या पत्नी के साथ घर में घुस गया या कोई उसके साथ बदतमीजी करने को उतारू है, रेप करने की स्थिति में है, अगर आप उसका मर्डर कर देते हैं तो आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, मतलब या उस पीड़िता ही उसका मर्डर कर देते तो अपवाद मिल जाएगा। उन अपवाद में जो पहले 1 या 2 अपवाद थे उसमें 7 पॉइंट कर दिए गए और 7 पॉइंट में 4 पॉइंट महिलाओं से रिलेटेड हैं। अगर एक पहला तो वो वाला तो है ही है, रेप वाला 38 BNS में है कि अगर वो तो रेप वाला तो है ही है। इसके अलावा ये अगर अननेचुरल लस्ट है, मतलब ये शब्द इस्तेमाल किया गया, अगर किसी महिला, बच्ची या परिवार के किसी सदस्य के साथ अगर कोई अननेचुरल लस्ट कर रहा है या करने की स्थिति में है और अगर आप उसके साथ जाती हो जाती है, चोट चपेट कारित हो जाती है, तो उसको इसका अपवाद, उसको एक्सेप्शन मिलेगा। ही हैव टू प्रूव कि मैंने अपने बच्चे या उसके बचाव में किया है। तीसरा पॉइंट ये ऐड हो गया कि अगर किडनैपिंग अबडक्टिंग को भी इन्होंने ऐड कर लिया है कि अगर किडनैपिंग अबडक्टिंग अगर हो रही है तो फिर वो भी इसी में इंक्लूड है। सबसे लास्ट पॉइंट इसमें ये ऐड किया गया, अगर एसिड अटैक का भी कोई प्रयास कर रहा है किसी महिला या बच्ची के साथ में या बालिका के साथ, अगर उसकी एसिड अटैक को रोकने में अगर उसके पेरेंट्स या किसी व्यक्ति के द्वारा उस बदमाश की मृत्यु भी हो जाती है तो एक्सेप्शन प्रूव करने में आपको उसको राहत मिलेगी। ये 7 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। ये जो अगर मतलब बड़ा अच्छा, मतलब ये सारे पॉइंट को कवर किया गया है कि इन परिस्थितियों जो मेजर गंभीर तरह के अपराध हैं उसको उन्होंने। एक चीज़ और है इसमें किडनैपिंग, अबडक्टिंग और ये जो धारा 137(2) है उसमें इसको 2 तरह से किडनैपिंग, एक तो बच्चों का अपराध था पहले से 363 में कि बच्चों को गार्जियनशिप से अलग करने में वो धारा थी, उसमें फिजिकल डिटैचमेंट फ्रॉम गार्जियनशिप था। अभी क्या है, अब 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर आप साइबर स्पेस का यूज़ करके भी अलग कर लेते हो, कोई बम्बई में बैठा हुआ है, उसको बच्ची को पैसे भेज दिया और उसको टिकट भेज दिया और कह दो ट्रेन में बैठ के आ जाओ हम ले लेंगे, दैट इज़ आल्सो किडनैपिंग। ये किडनैपिंग है, ये मतलब इसमें डिफाइन करके, और ट्रैफिकिंग में भी इसको डिफाइन कर दिया गया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वुमन ट्रैफिकिंग में। तो ये जो जहाँ पर, जैसे अब हमारा सब इंस्पेक्टर क्या करता था, जो वो कहे वो तो अपनी मर्जी से मुंबई गई है तो वो कहाँ अपहरण हुआ, वो ये बात करता था। अब उसमें स्पष्ट लिख दिया गया ना, इट्स सॉर्ट ऑफ किडनैपिंग एंड इट इज़ आल्सो ए सॉर्ट ऑफ ट्रैफिकिंग। अगर उसमें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए बुलाया है तो एकदम एक ट्रैफिकिंग में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को भी ऐड कर दिया गया। अगर कोई बंदा जो है किसी बच्ची को या महिला को अगर ट्रैफिकिंग के लिए अगर उसको ले जा रहा है, अच्छा बाकी सेक्सुअल एक्ट में तो इच्छा और सहमति की बात है, पर अगर ट्रैफिकिंग के लिए है तो उसमें कंसेंट का भी विषय नहीं है। अगर वो महिला को नहीं पता है और अगर किसी की सहमति से चली गई बम्बई में और बम्बई में उसको किसी ने जाके बेच दिया तो कंसेंट है तो भी मैटर नहीं करता। 300 वो पहले वाला 370 IPC, नई में धारा याद नहीं है वो थोड़ा सा, तो वो ट्रैफिकिंग में ही है। तो ये महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत रिवॉल्यूशनरी चेंजेज हैं और बहुत जहाँ पर हम लोग ठिठकते थे वहाँ पर बात बन गई। अब पुलिस के लिए क्या है, महिलाओं के अरेस्ट, अच्छा इसमें दिन और रात को डिफाइन कर देंगे, सूर्यास्त के बाद से रात शुरू हो जाएगी और सूर्योदय तक रात रहेगी, एकदम ये होगा। पहले रात कब, तो सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं होनी। पर महिलाओं की गिरफ्तारी में ये कर दिया कि अगर इन केस ऐसी कोई परिस्थिति है, अगर कोई बहुत संज्ञेय अपराध है, महिलाओं को गिरफ्तार करना है, महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए। अगर महिला पुलिस अधिकारी नहीं है, पुलिस अधिकारी है, तो उसको बगैर टच किए इट इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी अरेस्टेड, उसको कार्डन आप कर लेंगे तो माना जाएगा कि उसको टच नहीं करना तब भी। बट ये 35 में है BNSS में कि अगर ऐसी परिस्थिति, विषमतम परिस्थितियों का जिक्र किया उसमें, तो ये थोड़ा सा महिलाओं के पक्ष में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और है 95 BNS,
95 BNS में ये कि जब JJ एक्ट आया तो JJ एक्ट में ये हुआ कि बच्चों से कोई भी अपराध करा लो, कुछ होना नहीं है, 3 साल से तक रहेगा रिमांड होम में, उसके बाद घर आ जाएगा। ये एक प्रवृत्ति लोगों की सोच विकसित हुए। BNS ने उसको खारिज कर दिया। BNS ने कहा कि यदि कोई किसी बच्चे का इस्तेमाल करेगा, नियोजित करेगा, इंगेज करेगा अपराध के लिए, तो उसको 10 साल तक की सज़ा हो जाएगी 95 BNS में। तो अब आज की डेट में किसी भी बच्चे को अपराध के लिए इस्तेमाल करना एक 95 BNS का अपराध है। अब बच्चों का इस्तेमाल किसी अपराध के लिए कोई नहीं कर सकता है। जो आप कहते हैं कि जो है 377 का जो अपराध था वो ऑलमोस्ट कहते हैं था, वो है नहीं, अननेचुरल लस्ट के नाम पे कई जगह शब्द हैं उसके, पर उसमें 96 में अगर बच्चे का, किसी बच्चे को, लड़का है, वैसे डिफिनीशन में तो लड़का लड़की एक जेंडर न्यूट्रल है अंडर 18, पर अगर लड़का है कोई तो 376 का 64 का अपराध नहीं बनेगा। उसके लिए उन्होंने 96 में इलिसिट इंटरकोर्स शब्द दे दिया है, उपापन का, तो उसमें भी हम लोग पॉक्सो एक्ट में उसको अच्छे से कार्रवाई करेंगे। तो ये महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत पक्ष में एक कानून है और बहुत टाइट कानून है, और ये उम्मीद की जा रही है कि हम लोग और अच्छे से जो है इन लोगों को सज़ा दिलाएंगे। पहले भी पॉक्सो एक्ट IPC में सज़ाएँ होती थी, अब जहाँ पर कुछ गैप थे उनमें गैप अच्छे से फिलअप होंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइज क्राइम की बात आती है। 111, 12, 13 3 धाराएँ। 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम है, 12 में पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम है, 113 में टेररिस्ट एक्ट वाला है। तो 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम में है सीधा सा, जैसे अब जो भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक लोग अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लगातार इन्वॉल्व हैं और पिछले 10 साल में उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, 2 से अधिक मामलों में चार्जशीटेड है और ट्रायल चल रहा है, तो 111 IPC अपने आप बन जाएगी। तो ये एक ये है कि अगर जैसे हम लोग कोई अपराधी पकड़े, मोटरसाइकिल चोर पकड़े, अगर उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री पता चला, 10-12 मुकदमे ऑलरेडी ट्रायल चल रहे हैं, अगर 2 में भी ट्रायल चल रहा है तो 111 बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। इसी तरह एक तरीके से एलिमेंट, हाँ, अपने आप इसी तरह साइबर क्राइम्स में संपत्ति जब्त वाला और ये सब चीज़ भी आ जाएगी। संपत्ति वाला भी है। साइबर क्राइम्स में कि अगर लगातार साइबर क्राइम 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कर रहे हैं और 2 से अधिक अगर अपराध हैं उनके, तो वो 111 बढ़ जाएगा। तो ये 111 एक तरह से मतलब ये पुनिटिव है। ये जैसे गैंगस्टर होता था तो हम लोग उसका गैंग चार्ट बनाते थे, उसमें ये फ़ायदा हो जाएगा, मतलब आप उसको ज़्यादा बेहतर अप्रिशिएट करोगे कि पहले गैंगस्टर चार्जशीट लगने के बाद होता था। जी। और जब तक चार्जशीट लगी तब तक वो जमानत पे छूट जाता था। और सर वो बड़ी फाइल आप लोग, अब इसमें रिमांड मिलने में, इसमें यह है कि जब मुकदमा लिखा गया उसके ऊपर और क्लियर कट है कि 2 मुकदमे हैं, तो फिर उसके साथ के साथ उसमें 111 बढ़ जाएगी। तो हाँ, जब पता चल जाएगा। पेटीआर इसी में जैसे ये पेपर लीक करने वाली जो धाराएं हैं इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी दी गई हैं। और इसके अलावा जो टेररिस्ट एक्ट में जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में जो टेररिज्म की परिभाषा थी, धारा 66F में जो IT एक्ट में टेररिज्म एक्ट की साइबर टेररिज्म की परिभाषा थी, इसको वो करके एक तरह से BNS में 113 में दे दिया गया। सारा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का सारा कुछ डिटेल दिया। देश की एकता और अखंडता को डिस्टर्ब करने वाला, उन पर उंगली उठाने वाला कोई भी कृत्य उस परिभाषा में आ जा रहे हैं, और वो अच्छा है कि कम से कम हम लोग जो है उसको आराम से सीधे BNS में दर्ज करके कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये 2 धाराएं बड़ी, जैसा कि सर बता रहे थे, स्नैचिंग का 304 BNS आ गया है, ये आराम से उसमें स्नैचिंग का अलग धारा हो गई। मोबाइल फ़ोन कोई छीन ले गया, पर्स छीन ले गया या कोई मतलब चेन छीन ले गया तो उसकी अलग धारा है, अलग धारा में FIR होगी। कोई कन्फ्यूजन नहीं कि 56 लगा 379 या 392। तो ये एक अच्छा, तो पुलिस के लिए कुछ धाराओं में एकदम ये हो गया कि रिकवरी भी सर जैसे दर्ज नहीं होती थी तो फिर रिकवरी के समय, हाँ, रिकवरी का अब जो दर्ज हो जाएगा आराम से। अब एक चीज़ और आगे की धारा है 316, 17, 18 में, उसमें मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन डिवाइस, एक चीज़ ये कम्युनिकेशन डिवाइस को भी डिफाइन कर दिया गया है। कम्युनिकेशन डिवाइस और ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको डिवाइस दोनों को डिफाइन किया गया। तो कोई भी मोबाइल फ़ोन अगर आपका नहीं है, आपके पास है, तो वो भी इन धाराओं में ऐड हो जा रहे हैं 316, 17, 18 में। कम्युनिकेशन डिवाइस जो आप जिसको ओन नहीं करते हैं और उसको अपने पास रखते हैं, कोई दूसरा क्लेम करता है, तो यू हैव टू प्रूव दैट कि ये क्यों आप रखे हो। इसमें भी बहुत सारी धाराएं आ गई। तो जो IT एक्ट की जितनी धाराएं थी 66 A B C D E F, सारी इधर धाराएं जो हैं इसमें आ गई हैं, इस वाले धारा में BNS में।
तो ये जो ये कानून जो एक तरह से जो BNS बना हुआ है, तो ये सिटीजन ओरिएंटेड ज़्यादा है और जो है न्याय दिलाने की तरफ, नाम ही उसका भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। तो और वो भारतीय नागरिक सुरक्षा से जो BNSS है तो नागरिकों की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। और ये तो BNSS में थोड़ा सा बहुत शार्ट में बताना चाहूँगा कि BNSS में जो ये 35 BNSS है जो गिरफ्तारी के प्रोविजंस हैं, तो उसमें स्पष्ट कर दिया कि 7 साल के ऊपर वाले में गिरफ्तारी जैसे होती थी वैसे ही होगा, और 7 साल से कम सजा वाले मामलों में आप गिरफ्तारी अगर नहीं कर रहे हैं तो भी आपको देना पड़ेगा। क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो 5 पॉइंट है, वो लिख करके गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं। तो वो पहले वाली ही प्रक्रिया है। 105 जो BNSS सर जैसे अभी बता रहे थे कि गिरफ्तारी की और वो जो जामा तलाशी कहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी की सर्च सीजर कर रहे हैं, तो वीडियोग्राफी बनानी जरूरी। तो वीडियोग्राफी हर स्टेज में बननी चाहिए। आपकी FIR अगर मान लीजिए कोई बोल नहीं पा रहा है या मौखिक दे रहा है तो भी आपको वीडियो बना सकते हैं। कोई ऐसी जो बयान है 100 जो हमारा पहले 161 का था, अब 161 में जो है वो 180 का जो बयान है, तो ये सारे बयान हम उसकी वीडियोग्राफी करेंगे। महिला जैसे पहले था, महिलाओं से रिलेटेड अपराधों की FIR महिलाएं दर्ज करेंगी, महिला सब इंस्पेक्टर बयान दर्ज करेंगे, तो वो सब उसी हिसाब से उनको पूरी तरह से प्रक्रिया वही है, पर वीडियोग्राफी परमिट। अब वीडियोग्राफी में एक चीज़ और है, वीडियोग्राफी में मोबाइल फ़ोन को प्रायोरिटी दी गई है। मोबाइल फ़ोन को एक तरह से मतलब एक्सेप्टेबल एक कानून ने कर दिया कि मोबाइल फ़ोन से आप वीडियोग्राफी करेंगे, दैट इज ए मोर प्रेफरेबल देन अदर डिवाइसेस। वो वीडियो कैमरा से उसकी ज़रूरत नहीं है। सारे अब इसमें एक चीज़ और है कि जो मेडिको लीगल जो होना था, तो अब ऑनलाइन ही सारा चीज़ होगा कि ऑनलाइन जाएगा डॉक्टर साहब के यहाँ, उनको एक ऐप बना दिया गया MED-L करके, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन ऐप करके वो बना दिया गया। उसी में डेटा अपलोड करेंगे, चाहे वो इंजरी रिपोर्ट भी और इवन पंचनामा पोस्टमार्टम भी, तो ऑनलाइन ही आएगा। और डॉक्टर लोगों को भी ये टाइम लिमिट देगा, विदिन 7 डेज आपको सारी डॉक्टरी पूरी करके IO को हैंड ओवर करनी, विदिन 7 डेज में पूरा कर देना। एक चीज़ और है कि गिरफ्तारी के दौरान एक पहले क्या होता था, जो अभियुक्त होता था उसका साइन होता था, अब उसके एक रिलेटिव का साइन कराना है उसी में फर्द में गिरफ्तारी में। अगर रिलेटिव नहीं मिल रहा है तो जो इलाके का सम्भ्रांत आदमी है उसके साइन होने, कम से कम 2 आदमी के साइन कराना। मतलब विटनेस हो गई है। हाँ विटनेस, वो मतलब उनका ये जैसे पुलिस पे ही आरोप लगता है। पहले क्या होता था, पुलिस जो किसी की गिरफ्तारी करती थी तो वो ऐसा लगता था चोरी करके कोई चीज़ ले गए, गाँव वालों को पता नहीं चलता था किसको डाले गए, अगले दिन थाने गए तब पता चलता था कि थाने में ले गए। पर अब क्या है कि अब आप गिरफ्तारी करेंगे तो बाकायदा वीडियो बनाएंगे। हालांकि बड़ा टिपिकल है, हम लोगों को हालांकि बॉडी वार्न कैमरा दिए गए हैं, सबको बॉडी वार्न कैमरा दिए जा रहे हैं, पर आप उसमें टाइम एंड स्पेस फ्रेम में आप कोई घोटाला नहीं कर सकते हैं कि किसी भी तरह का दखलंदाजी नहीं कर सकते। जिस समय गिरफ्तारी हुई है, जहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, जिसके सामने गिरफ्तारी हुई है, वो सब आपको रिटर्न में लेना है, नंबर 1 चीज़। दूसरा, जो आप पहले ये होता था कि उसके परिजनों को सूचना दे दी गई, अब इतना नहीं है। परिजनों का मोबाइल नंबर या ईमेल आपको उसमें आप डालेंगे अरेस्ट मेमो में, तो ऑटोमेटिक उनके पास SMS जाएगा कि आपके फला व्यक्ति को फला जगह फला स्थान पे फला पुलिस ने इतने समय इस अपराध के लिए गिरफ्तार कर लिया। तो ये एक मतलब वो कि ट्रांसपेरेंसी हो गई। जैसे FIR उसको वादी के मोबाइल में जाएगा, ऐसे अभियुक्त के रिलेटिव के उसमें ये SMS चला जाएगा। तो ये इसका गिरफ्तारी का है। बाकी आगे के प्रोविज़न कमोबेश उसी तरह से हैं, मिलते जुलते हैं, ज़्यादा बहुत अंतर नहीं है। और एक चीज़ ये है कि जो झूठे FIR जो माननीय न्यायालय के आदेश से जैसे 156(3) का प्रोविज़न था, तो अब उसमें ये होगा कि किसी जो के खिलाफ अगर कोई ऐसी बात आएगी तो उससे सीनियर अफसर से जांच कराया जाएगा। पहले भी जांच होता था, और उसका भी वर्जन सुना जाएगा जिसके खिलाफ हो रही है, अगर कोई अपना ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई बात कर रहा है। एक नई चीज़ और महिलाओं को लेके आ रही है, जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है, उसको एक्सटेंड करते हुए जो धारा बढ़ाई गई है 169 BNS की, तो उसमें जैसे किसी को शादी का झांसा दे दिया, किसी को हम शादी कर लेंगे या इम्पर्सोनेट करके शादी कर ले, उसके साथ संबंध बनाए और उसके बाद मुकर जाते थे। रोज़ आते किसी कहते हैं कि साहब हम तो कहीं शादी कर लेंगे, बाद में शादी से मुकर गए। या हमला आपको जो है आपका जो कहीं होता नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आता है कि हम
उनको जो है कहीं पास कर देंगे ऐसे का, तो वो सारी चीज़ों को 69 में इंक्लूड कर दिया वयस्क लोगों के लिए कि वो जो ये ऐसे कोई केसेज आएंगे 10 साल की सज़ा का अपराध है उसमें FIR दर्ज होगी। तो ये जो वर्क प्लेस में या फिर उस तरह के जो वयस्क लोगों में जो इस तरह के प्रवंचनापूर्ण साधनों वाले जो अपराध होते थे वो भी इसमें जो है लगाम लगाई गई। इसके बाद हम लोग ये तो BNSS भी करीब करीब ऐसा है। सबसे एक BSA में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इस दोनों में तो धाराएं कम की गई हैं, BSA में बढ़ाई गई हैं धाराएं। इसमें जैसे 356 हो गई 511 की जगह BNS में, और इसमें जो है BSA में 170 बढ़ गई धाराएं। बढ़ने का कारण ये है कि साइबर को जो है जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, डिजिटल डॉक्यूमेंट है, उसको प्रायोरिटी दी गई है। तो उसको जो है हम लोगों को जो है और अच्छे उपबंध दिए गए। अब उसमें एक चीज़ ये है कि जैसे हम लोग ये कहते हैं कि आपको 2 तरह का डॉक्यूमेंट होता है, एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है, एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है। अब 2 तरह के और डॉक्यूमेंट हो गए, एक फिजिकल डॉक्यूमेंट हो, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। तो अब फिजिकल डॉक्यूमेंट जैसे उदाहरण के तौर पे आप हाई स्कूल पास किया, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र ओरिजिनल कॉपी है, ये फिजिकल डॉक्यूमेंट है, और ये जो है प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। अब आपको इसने फोटोस्टेट कराया आपने, तो वो हो गया सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। तो धारा 78 BSA वो ये कहती कि अगर वो जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट को जैसा गवर्नमेंट चाहेगी, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा, तो गेस्टेड अफसर्स को डिसाइड कर रखा है या कस्टोडियन को डिसाइड करा कि अगर वो अटेस्ट कर देगा कि ये मूल के जैसा अटेस्टेड बाय गेस्टेड अफसर से हम लोग अटेस्ट कराते हैं, तो 78 BSA में है, तो वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट प्राइमरी के बराबर होगा, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो हो गई बात फिजिकल डॉक्यूमेंट की। अब मान लीजिए किसी बच्चे का हाई स्कूल का रिजल्ट आया है, अब अभी उसको फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, मूल कॉपी नहीं मिली, वेबसाइट में रिजल्ट है, अब उसको कहीं पर उसे देना है, किसी जगह देना है। अब वो कहीं इसको अटेस्ट करा के लाओ, तो कौन अटेस्ट करेगा? कोई नहीं अटेस्ट करेगा, कोई 78 भी नहीं लागू हो क्योंकि फिजिकल डॉक्यूमेंट है नहीं। तो फिर ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में ये बता दिया कि अब जैसे ये वेबसाइट में कोई चीज़ है, तो वेबसाइट बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट के कंप्यूटर है, तो उसमें तो है ही है, तो वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट वहाँ है। अभी उसमें इन्होंने ये कर दिया इस कानून में कि वो जो वेबसाइट जहाँ जहाँ खोला जाएगा वहाँ जो डॉक्यूमेंट दिखेगा वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट हो। एक तो ये नई चीज़ आ गई। पहले तो ये होता था प्रोसेसर जो जिसका मूल उसका लेने वाला है वो उसका रहेगा। तो अब वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट, अब प्राइमरी डॉक्यूमेंट का आपने प्रिंट आउट ले लिया, तो प्रिंट आउट के साथ में 63(4) का सर्टिफिकेट रखना है। तो जो प्रिंट करेगा वो 63(4) पार्ट A सर्टिफिकेट उसमें डालेगा, लगाएगा। और उसका जो प्रिंट, जैसे मान लीजिए जन सेवा केंद्र से आपने प्रिंट करा है, ये तो कोई एक्सपर्ट जो है, जो भी अभी एक्सपर्ट नोटिफाई हो गया है, पर अभी मतलब उसके लिए हम लोग क्या, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर्स को हम लोग एक्सपर्ट मानते हैं, तो वो कर देता है, तो वो पार्ट भी दे देगा। जब दोनों पार्ट ए लग जाएंगे, पार्ट बी, तो इसका मतलब इस डेटा के साथ ये जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट बना है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो इंटीग्रिटी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की हैश वैल्यू का कंसेप्ट दिया गया। पहली बात हैश वैल्यू ये होता है कि आप लोग जो मैथमेटिकल सिस्टम है डेटा इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए, कि पहले हम लोग लिख देते थे कि ये मेरा जो है मैंने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है, पहले 65B के सर्टिफिकेट बना। अब उसके लिए जो है कानून में व्यवस्था होगी कि अब आप हैश वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसके बाद जब कभी उसको चेक करना होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट प्राइमरी के बराबर है, तो फिर हैश वैल्यू निकाली जाएगी, दोनों हैश वैल्यू मैच हो जाएगी, तो बराबर माना जाएगा, डेटा इंटीग्रिटी है उसकी। तो ये हो गया। अब इतना मतलब ये इस कानून में, तीनों कानूनों के बाद हम ये मान रहे हैं स्थिति आगे की, जो चाहे साइबर स्पेस हो, चाहे फिजिकल स्पेस हो, और ये हम लोग हर जगह हर तरह से ये और अच्छी जवाबदेही के साथ ट्रांसपेरेंट मैनर में अच्छे से काम करने के लिए सक्षम हो गए हैं। चलते चलते 2 मिनट, आप चूँकि मीडिया से लोग हैं तो आपकी बात बता दे रहा हूँ कि आपकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं और आप लोगों को कहाँ पर क्या क्या ख्याल रखना है। 37 BNSS में दिया गया व्यवस्था कि स्टेट में कंट्रोल हो। जैसे आप लोग आते हैं बाइट मांगते हैं, किसी से हमसे बाइट मांगे सर से या किसी CO साहब से, तो वो ये तो खैर अधिकृत कर दिया कि गेस्टेड अफसर कोई किसी भी चीज़ को ब्रीफ कर सकते हैं। आपको बहुत बड़ा पॉइंट है, तो सर के स्तर से आएगी या सर किसी को बताएंगे, ये होता है, ये विभागातीत के लिए। पर ये जो पुलिस के लिए ये हो गया कि अब ये आपको हम एहसान नहीं कर रहे आपके ऊपर, ये ऑब्लिगेशन कंपलसरी हो। 37 BNSS में होगा, स्टेट लेवल पे कंट्रोल रूम होगा, वो पूरे स्टेट में कितने लोग अरेस्ट किए हो स्टेट लेवल के लोगों को बताया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम होगा, डिस्ट्रिक्ट लोगों को बताया जाएगा। इवन थाने लेवल पे एक डेजिग्नेटेड अफसर
तैनात करना है कि अगर थाने स्तर पे कोई गिरफ्तारी हुई है तो किसी को भी बताया जा सकता है, वो पब्लिक के लिए और मीडिया को भी बता सकते हो। तो ये आपका मतलब ये ऐसा नहीं कि मतलब आप उसमें पोस्ट दे दिए हेड मोहरीर ASI एंड अबव है, हमारे हेड कांस्टेबल है, तो एक डिजिग्नेटेड अफसर हम लोग को तैनात करना ऑलमोस्ट हम लोगों ने डिजिग्नेट कर दिया है। तो वो थानों में अगर कोई गिरफ्तारी हुई है, कोई डिटेल है, तो वो आपको जितना ब्रीफ कर सकता है वो करेगा। कुछ भी हिडन नहीं रहेगा बेसिकली। अब कुछ छिपाना ही नहीं है, जब सब कुछ छिपा ही नहीं, जब वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करनी तो ये कोई सुने। दूसरा पॉइंट ये कि आपको क्या क्या नहीं ओपन करना है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी है। तो उसमें एक पहला पॉइंट है महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड जितने अगर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं तो बड़ी महिलाएं हैं तो उनको ये जो है किसी भी प्रकार का उनके प्राइवेसी डिस्क्लोज नहीं करनी। धारा 72 BNS में कि किसी भी प्रकार की उनका नाम, पता, घर का नाम, स्कूल का नाम कुछ भी नहीं डिस्क्लोज होना है। ठीक, बच्चों के मामले में भी अगर बच्चों का सेक्सुअल हरासमेंट का केस है तो वो लगेगी धारा। पर पॉक्सो एक्ट में 23 पॉक्सो एक्ट है, आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी बच्चे का, ऐसे बच्चे का, पॉक्सो विक्टिम का किसी भी प्रकार से पहचान उजागर नहीं। अब और आगे जाएंगे तो 74 JJ एक्ट है, 74 किशोर न्याय अधिनियम है, वो कहता है किसी भी बच्चे की पहचान नहीं उजागर करनी है, चाहे वो पीड़ित हो और चाहे जिसके साथ अपराध हुआ हो। और पहचान, ना केवल पहचान की बात करें, कुछ भी उजागर नहीं करना, फोटो भी नहीं खींचना, वीडियो भी नहीं खींचना, अनलेस एंड अनटिल अगर जैसे कि किसी बच्चे का अगर फोटो कोई खींच भी रहा है तो परमिशन होनी चाहिए। अगर आप स्कूल में खींच रहे हैं तो प्रिंसिपल साहब का परमिशन होना चाहिए। जब प्रिंसिपल ये देखेंगे मेरे बच्चों के कैरियर ओरिएंटेड कोई बात है देन ओनली वो परमिट करेंगे। अब पेरेंट्स से परमिशन है या हमारे बच्चों के लिए भले के लिए तभी फ़ोटो खींच सकती है, अदरवाइज क्या है फिर वो जो है 74 JJ एक्ट की परवी में चला जाएगा। आज 18 साल से कम उम्र के बच्चों का किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का एक्सपोजर तब तक नहीं हो सकता जब तक ये उनके वेलफेयर ओरिएंटेड ना हो। अगर कहीं नॉन वेलफेयर ओरिएंटेड है तो वो फिर आपको ये जो है उसको उसके जो है कस्टोडियल है उनकी उनके साथ में, और कुछ अदरवाइज वो CWC जो बाल कल्याण समिति है उसके उसमें आएगा। दूसरा ये कि ये जो आप लोगों को और ऑब्लिगेशंस दिए गए हैं 77 BNS में है, किसी महिला की प्राइवेसी ओरिएंटेड कोई फ़ोटो नहीं आ सकती है। इसे जो हमारा जो 66 EIT एक्ट है उसमें कोई फ़ोटो नहीं आ सकती। 67 IT एक्ट में किसी तरह का अश्लील फोटोग्राफी कहीं शेयर नहीं हो सकती। और बच्चों से रिलेटेड जब बच्चों का नाम पता ही नहीं उजागर होना तो भाई चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पूरी दुनिया का अपराध है। तो ये ऐसे अपराध हैं जिसमें वो चीज़ है। लास्ट में एक और है कि RTI में भी संशोधन हो गया है, धारा 8 में J का है, 8J का, कि किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है। अगर मान लीजिए से आप खबरें लिख रहे हैं तो कोई उसको ध्यान, नाम पता ये ठीक है, आप खबरों के हिसाब से कोई प्राइवेसी है अगर तो थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो 8J RTI में चला जाए। RTI में क्या है कि किसी की जो ये जो हमारा आधार एक्ट है और ये जो नया कानून आए हैं जो इसके, तो उसमें ये 8J का आ गया प्रोविज़न कि DPDP एक्ट में कि आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी की डिस्क्लोज नहीं करनी है। तो वो थोड़ा सा उसको ध्यान देंगे आप तो ये हम लोग उसमें चल रहे हैं कि हर चीज़ें हमको ध्यान देनी है, पर ये है कि कहीं ऐसी कोई विवाद की स्थिति है तो साहब इसको थोड़ा समझा दीजिए। हाँ, आप कह रहे हैं कि किसी की प्राइवेसी नहीं डिस्क्लोज करनी है, तो उसको प्राइवेसी मतलब क्या? प्राइवेसी में जैसे मैं हूँ तो मैं कहाँ तैनात हूँ, मेरा क्या पद है, मैं कितनी सैलरी पाता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मेरे कहाँ क्या है, ये सब ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। पर अगर आप ये मेरे से पूछोगे इनकी क्या बीमारी है, इनको कैंसर की बीमारी है, किस स्टेज की है, अगर मेरे डॉक्टर को पता है और वो डिस्क्लोज कर रहा है तो इसका मतलब मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है। मान लिया किसी की मौत होती है नहीं, वो तो आप इन्वेस्टिगेशन एक अलग विषय है, वो तो ये है तो हम क्या ना लिखेंगे कि उनकी मृत्यु कैंसर से हुई। अब वो तो मैं जितना समझ रहा हूँ उतना बता रहा हूँ। अभी तो ये बहुत सारे इसमें जब DPDP एक्ट पढ़ेंगे ना, डेटा प्रोटेक्शन वाला एक्ट, तो उसमें ये दिया हुआ है कि क्या बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में कौन सी सेंसिटिव प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, SPI क्या है, और कौन सी इन्फॉर्मेशन SPI सब दिया हुआ है उसमें। तो सेंसिटिव प्राइवेट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की मनाही की है। जैसे आप सूचना के अधिकार से भी मांगेंगे, अगर किसी की SPI है तो हम लोग डिस्क्लोज आप दो चीज़ें मिक्स कर गए, आप RTI को और DPDP को और इनको मिक्स कर गए। RTI में वो है कि किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन
हम शेयर नहीं कर सकते हैं, ना मांगी जा सकती है। अगर वो मांगेंगे भी तो हम लिख के भेज सकते हैं कि दिस बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, ये नहीं दी जा सकती है। बाकी जो आप कह रहे थे पीड़ित के ऊपर जो लागू है कि पीड़ित की इन्फॉर्मेशन, वो महिला पीड़ित है अगर किसी केस की, या बच्चा, तो जेंडर न्यूट्रल है उस केस में। तो अगर वो 18 साल से कम का है, तो अगर वो लड़का भी है तो भी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है। वो तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध है, ये वो आप जान ही रहे हैं। वो दोनों चीज़ें अलग है। मतलब अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।